बच्चों, जमा प्रमाण पत्र तथा स्थायी जमा पत्र अर्थात CD एंड FD इस इंग्लिश में हम शॉर्ट में कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। इनके बीच में हमने डिफरेंस जाना। आइए अब इनके डिफरेंस को समझने के बाद हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं या कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मनी मार्केट के हो सकते हैं। अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो इसमें पहला पॉइंट कहता है भारी निवेश की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये मुद्रा बाजार अपने आप में महंगे हैं, इसलिए यहाँ पर भारी निवेश की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट कहता है भागीदारी। अब यहाँ पे कौन कौन से लोग भागीदार हैं? बैंक, वित्तीय संस्थाएं, उद्योगपति, ये सब जो लोग हैं वो सारे लोग क्या हैं, यहाँ पे भागीदार होते हैं। इसके बाद अगर इसकी अवधि की बात की जाए तो ये विद इन अ ईयर मतलब 1 साल के अंदर की अवधि ये प्रदान करता है। तरलता की बात करें जो का चौथा बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे तरलता क्यों बनी रहती है? क्योंकि डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो होते हैं, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं मुद्रा बाजार में, उनके लिए क्या करते हैं, मार्केट अवेलेबल कराते हैं या मार्केट तैयार कराते हैं। इसके बाद अगर हम सुरक्षित की बात करें तो ये जो है थोड़ा रिस्की होते हुए भी सुरक्षित इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो प्रपत्र तैयार किए जाते हैं या जो भागीदार होते हैं अर्थात बैंक और वित्तीय संस्थाएं, ये अपने आप में वित्तीय रूप से सुदृढ़ होते हैं। इसीलिए जो ये होते हैं मुद्रा बाजार में निवेश करना और उनमें क्या करना, डील करना, क्या होता है, एक सुरक्षित कार्य या सुरक्षित निवेश माना जाता है। अब हमने मुद्रा बाजार की कुछ विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को जान ली। आइए अब हम मुद्रा बाजार के कुछ महत्वों को जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। देखिए बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंस आप खुद ही बता सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म जो होते हैं डील करते हैं, पहला। दूसरी चीज़ आप यह भी बता सकते हैं कि इनमें जो भागीदार होते हैं वो कौन कौन से लोग होते हैं। बैंक्स होती हैं, ठीक है, वित्तीय संस्थाएं होती हैं, कमर्शियल बैंक्स होती हैं, सरकार होते हैं, ये सब कौन होते हैं, भागीदार होते हैं। तीसरा बिंदु आप ये भी बता सकते हैं कि ये एक सुरक्षित निवेश इसमें किया जा सकता है क्योंकि इसमें जितने भागीदारी होते हैं वो अपने आप में वित्तीय रूप से सुदृढ़ होते हैं। इसके बाद आप एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं कि जो ये प्रपत्र जारी होते हैं इसमें या जो इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं वो अधिक तरल होते हैं। और इसका कारण क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, हाउस ऑफ फाइनेंस, डिस्काउंट हाउस ऑफ फाइनेंस जो होती है इसके लिए मार्केट अवेलेबल कराती है। तो कुछ महत्वपूर्ण या महत्व जो है आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से होते हुए ही बता सकते हैं। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए हम उनके बारे में चर्चा एक एक करके करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो 3-4 बिंदु मैंने बताए, उसके अलावा जो अगला बिंदु है वो कुछ इस प्रकार है कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार के लिए कोष उपलब्ध कराती है। इसके बाद ये ऋणदाताओं को उनकी निष्क्रिय या अधिशेष निधि पर अल्प अवधि में ही लाभ अर्जित करने का सहायता प्रदान करती है। इसके बाद यह बाजार देश की केंद्रीय नीति को क्रियान्वित करती है और मुद्रा बाजार जो है के विभिन्न अंग सरकारी नीतियों को लागू करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद जब आता है कि मुद्रा बाजार के विभिन्न पक्षकार सरकार की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुद्रा बाजार है उसके इम्पोर्टेंस को बताती हैं। अब मुद्रा बाजार हमने अच्छी तरीके से जान लिया कि क्या होता है, वहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरण या प्रपत्र यूज़ किए जाते हैं, क्या करने के लिए, निवेश करने के लिए, विनियोग करने के लिए या मुद्रा बाजार में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। आइए अब हम जानते हैं कि पूंजी बाजार क्या होता है, यानी कैपिटल मार्केट जिसे कहते हैं, जो कि वित्तीय मार्केट का दूसरा भाग होता है, वह क्या होता है। जैसे कि आपने जाना कि मुद्रा बाजार क्या था, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ पर डील करता था। उसकी अवधि क्या थी, 1 वर्ष के अंदर थी। तो
जो पूंजी बाजार है वह ठीक इसके विपरीत है, क्योंकि ये दीर्घकालीन और मध्यकालीन सिक्योरिटीज़ में डील करता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है, और इसकी जो अवधि होती है वो 1 वर्ष से ज़्यादा की होती है। मतलब ये थोड़ा रिस्की भी होता है और इसमें जो रिटर्न्स मिलते हैं वो मुद्रा बाजार की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा भी मिलते हैं। और इसमें जो निवेश होता है, इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे ऋणदाता होते हैं या जो लोग अपने वित्त को बचा करके रखते हैं या अपनी आय से कुछ पैसे को बचा करके रखते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आय को लगा सकते हैं या अपने बचत किए गए पैसे को इस बाज़ार में लगा करके एक अच्छे रिटर्न को पा सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये जो पूंजी बाजार है या जो कैपिटल मार्केट है वो लोगों को क्या करती है, एक तरफ उचित आय प्राप्त करने का मौका देती है और दूसरी तरफ क्या करती है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। तो ये पूंजी बाजार हुआ यानी कैपिटल मार्केट हुआ। अब जो कैपिटल मार्केट है हम देखते हैं उसकी एक परिभाषा। प्रोफेसर एच लाइडगल के अनुसार पूंजी बाजार में दीर्घकालीन कोष जैसे ऋण और अंशों का लेन देन होता है। ठीक है, मतलब इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के कोष, ऋण और उसके बाद क्या बता रहे हैं, अंशों का लेन देन। इसके अलावा बॉन्ड्स भी होते हैं जिसके ऊपर इसमें लेन देन होता है या डील किया जाता है। प्रोफेसर एलन सिन्हा के अनुसार हम दूसरी परिभाषा देखेंगे। उनके अनुसार जो कैपिटल मार्केट होता है उन सभी सुविधाओं एवं संस्थागत प्रबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित हैं। तो ये 2 परिभाषाएं हैं और जो कि आपके कैपिटल मार्केट के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करती हैं। अब कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, डेफिनेशन भी समझ ली, आइए अब हम इसकी कुछ विशेषताएं अर्थात फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। पहला फीचर कहता है कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है। ये डील किस में करता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में, जो कि मैंने आपको कैपिटल मार्केट समझाते समय ही बताया था कि जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में क्या करता है, डील करता है। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो यह है कि प्रत्यय दर अधिक होता है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो मिलता है अधिक होता है। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करेगा तो अपने आप जो उसमें रिटर्न होगा वो क्या होगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद तीसरा बिंदु बोलता है कि वित्तीय बाजार का अंग है, मतलब कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अगर हम बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके 2 अंग थे। कौन कौन से अंग थे, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मुद्रा बाजार का की तरह यह एक अंग है। फिर बात करते हैं खंड यानी सेगमेंट। अब देखिए पूंजी बाजार के भी 2 खंड है जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक बाजार और दूसरा गौण बाजार। गौण बाजार को हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं या स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हम तरलता यानी लिक्विडिटी की। अब लिक्विडिटी यहाँ पर भी क्या होता है, सिक्योरिटीज़ में जब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है तो तरलता बनी रहती है। उसके बाद हम जोखिम की बात करें, रिस्क, तो जो ये इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरिजन के किसके, मुद्रा बाजार के, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बाद बिचौलिया यानी इंटरमीडियरीज। अब यहाँ पे कौन कौन से इंटरमीडियरीज काम करते हैं, बैंकर्स होते हैं, ठीक है, और इनके अलावा भी और भी कई बिचौलिए होते हैं जो कि इसमें काम करते हैं। इसके बाद बात आती है पूंजी निर्माण में सहायक। पूंजी निर्माण में किस तरह सहायक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मैंने अपने पूंजी को अपने पास केवल अपने घर में रखा हुआ है, तो क्या मैं उससे आय का अर्जन कर रही हूँ, नहीं। अगर मैं इसे पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट में लगाती हूँ तो इससे क्या स्थिति उत्पन्न होगी कि मुझे बदले में मैंने क्या दिया, ऋण दिया, और इस स्थिति में मैंने अपने आय का जो है निवेश किया, और इस स्थिति में मुझे क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, कुछ ना कुछ मेरे आय के साधन में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से जो पूंजी बाजार होता है वो पूंजी निर्माण में सहायक करता है। बच्चों, तो इस तरीके से हमने फीचर्स ऑफ जो है कैपिटल मार्केट या
जो पूंजी बाजार है उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। अब पूंजी बाजार के, जैसे मैंने आपको बताया, दो खंड है या दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट क्या होता है? ये न्यू इश्यूज़ पे या न्यू सिक्योरिटीज़ में डील करता है। जब भी कोई नई सिक्योरिटीज़ का लेन देन या क्रय विक्रय की बात होती है तो वो कहाँ होती है? वो प्राइमरी मार्केट में होती है। तो बच्चों, अब प्राइमरी मार्केट को हमने जाना है, मतलब यहाँ पे नई कंपनियाँ या पुरानी कंपनियाँ, दोनों ही प्रकार की कंपनियाँ क्या कर सकती हैं? जब भी पहली बार किसी नई सिक्योरिटी का क्रय या विक्रय का काम करती हैं तो वो कहाँ होती है? वो प्राइमरी मार्केट में करेगी। अब प्राइमरी मार्केट को जानने के बाद आइए हम इसकी कुछ विशेषताओं की ओर चलते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कैपिटल मार्केट की। अब जब कैपिटल मार्केट हमने समझ लिया कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैपिटल मार्केट में हमने प्राइमरी मार्केट की चर्चा शुरू की थी। अब जब प्राइमरी मार्केट भी आपने समझ लिया कि प्राइमरी मार्केट क्या होते हैं, कि कोई भी नई सिक्योरिटीज़ की जब डील की जाती है तब या जो कोई भी नए इश्यूज़ के बारे में जब क्रय विक्रय की चर्चा होती है तो वो कहाँ होती है? प्राइमरी मार्केट में होती है। अब ये नए इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? ऋण पत्र हो सकते हैं, अंश पत्र हो सकते हैं, या बॉन्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपने प्राइमरी मार्केट समझ ली। अब प्राइमरी मार्केट में जब मैं बात कर रही हूँ उसके फीचर्स की, तो उसके फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला फीचर कहता है कि नवीन निर्गमनों से संबंधित, यानी रिलेटेड टू न्यू इश्यूज़, जो कि मैंने आपको प्राइमरी मार्केट में ही समझा दिया था कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो नए इश्यूज़ रहते हैं, नए ऋण पत्र जारी किए जा रहे हैं या नए क्या बोलते अंश पत्र कह सकते हैं, या न्यू बॉन्ड्स लाए जा रहे हैं, ये सारी जो सिक्योरिटीज़ होती है या प्रतिभूतियाँ हिंदी में कहते हैं, इन सारी प्रतिभूतियों पर जब व्यवहार किया जाता है या ट्रेडिंग की जाती है तब क्या किया या क्रय विक्रय किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाएगा? प्राइमरी मार्केट में किया जाएगा। और जब भी कोई कंपनी नए ऋण पत्र जारी करती है या नए अंश पत्र जारी करती है तो ये प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव कहलाते हैं, यानी इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर या IPO भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर है कि कोई विशेष स्थान नहीं होता। देखो, इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता। ठीक है, अब जब भी कोई भी नया सिक्योरिटी जिसके ऊपर डील होगी या कोई भी नया इशू जिस पर डीलिंग होगी वो प्राइमरी मार्केट में ही होगी। ठीक है, अब जब तीसरी फीचर की बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसमें 5 स्टेप्स आते हैं। ये अक्सर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अराइज होता है या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पूंजी एकत्रित करने की विधियाँ, यानी वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। अब इनमें कौन कौन सी विधियाँ आती हैं? पहली जो विधि आती है वो है पब्लिक निर्गमन या पब्लिक इश्यूज़। इसमें क्या किया जाता है, जो कंपनी है, जो सिक्योरिटीज़ जिनको न्यू सिक्योरिटीज़ बेचना है, वो क्या करेंगे? एक प्रॉस्पेक्टस जारी करेंगे। प्रॉस्पेक्टस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रविवरण पत्र कहते हैं। वो प्रॉस्पेक्टस जनता को जारी करेंगे ताकि वो क्या कर सके? जनता को अपने अंश पत्र और ऋण पत्र को खरीदने के लिए एक निमंत्रण दे सके। ठीक है, तो ये पहला हुआ पब्लिक निर्गमन या पब्लिक इशू। दूसरा कहता है बिक्री का प्रस्ताव, यानी ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है, एक मीडिएटर को हायर किया था और उस मीडिएटर को एक लिमिटेड एक जो कॉस्ट डिसाइड की जाती है, उस कॉस्ट में उस मीडिएटर को क्या किया जाता है, उन सिक्योरिटीज़ को बेच दिया जाता है और उसके बाद वो मीडिएटर क्या करता है, ऊंचे दामों में उन सिक्योरिटीज़ को दोबारा बेचता है। अब इसमें कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ जिसने प्रपत्र निकाले? ठीक है, कंपनी जो सिक्योरिटीज़ बेच रही थी, ओरिजिनल जिसकी सिक्योरिटीज़ थी, उनको क्या फ़ायदा? उनको यह फ़ायदा हुआ कि जो ये इश्यूज़ या के लेन देन में जो पेचीदगियाँ आती हैं ना, वो उनसे बच जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। सी यानी नेक्स्ट जो इसका एकत्रित करने की, पूंजी एकत्रित करने की विधि है वो है निजी
प्लेसमेंट या पर्सनल प्लेसमेंट भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो जनता को अपने सिक्योरिटीज़ न बेच करके बड़ी कंपनियां या फिर दलालों को बेच देती हैं, और उसके बाद क्या करती हैं, ऊंचे मूल्य पर नए ग्राहकों को फाइंड आउट किया जाता है और उन नए ग्राहकों को वो सिक्योरिटीज़ को दोबारा बेचा जाता है। अब जो पहले हमने विधि पढ़ी थी, जो पब्लिक निर्गमन विधि पढ़ी थी, उसकी अपेक्षा जो निजी प्लेसमेंट या पर्सनल प्लेसमेंट विधि को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो कॉस्टिंग होती है वो कम होती है, या इसमें जो खर्च होता है वो कम होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं विधि की, वो है स्वत्व निर्गमन यानी राइट इश्यूज। इसमें क्या क्या आता है, जो कंपनी अपने नए सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही, प्रतिभूतियों को, ठीक है, लेकिन उन कंपनी ने जो पहले के जो सिक्योरिटीज़ बेचे थे या उन पर क्या किए थे, ट्रेडिंग की थी, तो उसके जो पहले से जिन लोगों ने उनकी सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा था, तो सबसे पहले जब वो नए इश्यूज़ करती है या नए सिक्योरिटीज़ को जारी करती है बेचने के लिए, तो सबसे पहले वो किन को पूछती है, जो उनके पहले से पुराने लोग हैं, मतलब जिन लोगों ने पहले से उनके पुराने सिक्योरिटीज़ पर लेन देन किया, वो उनको पूछती है कि भाई आपने जैसे पहले हमारी सिक्योरिटीज़ जिस रेशियो में ख़रीदा है, क्या आप उसी रेशियो में हमारे इन सिक्योरिटीज़ को लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि ये जो नई सिक्योरिटीज़ हम बेचने को निकाले हैं, अगर आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो आप इनको ख़रीद सकते हैं। तो ये होता है स्वत्व निर्गमन यानी राइट इश्यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके बाद अंतिम विधि आती है इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफिसर। अब इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑनलाइन होती है, इंटरनेट के हेल्प से होती हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उससे जो कंपनी होती है वो समझौते के तहत ये व्यवहार किया जाता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में जो काम करने वाले लोग हैं वो एक दलाल को नियुक्त करते हैं, जो कि एक प्रार्थना पत्र को किससे, कंपनी से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र के लिए वो नियुक्त किया जाता है, और कंपनी की तरफ से क्या किया जाता है, एक रजिस्ट्रार को नियुक्त किया जाता है जो इन इश्यूज़ को हैंडल करता है, ठीक है, कि ये इश्यूज सही से अच्छी तरह से हो सके। अब जो हमने जो तीसरे बिंदु थे यानी पूंजी एकत्रित करने की विधियां, उनमें ये 5 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है बच्चों। अब हम अगला फीचर देखेंगे कि यह जो है मतलब प्राइमरी मार्केट जो है गौण बाजार के पहले होता है, इट कम्स बिफोर द सेकेंडरी मार्केट, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे नए इश्यूज पे ट्रेडिंग की जाती है या नए इश्यूज को क्रय विक्रय किया जाता है, तो ये गौण बाजार के पहले या सेकेंडरी मार्केट के पहले आता है। अब हमने समझ लिया प्राइमरी मार्केट क्या है और उसके फीचर्स को अच्छी तरीके से जान लिया है। अब हमारा कैपिटल मार्केट का दूसरा अंग आता है, वो है गौण बाजार या सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट किस पे काम करता है, सेकेंडरी मार्केट जो होता है जो पहले से निर्गमित प्रतिभूतियां होती हैं, ठीक है, या जो पहले से सिक्योरिटीज़ का लेन देन क्रय विक्रय हो चुका है, उन्हीं सिक्योरिटीज़ पर क्या करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं, या फिर उन्हीं सिक्योरिटीज़ पर कार्य करती हैं, ठीक है, उनका ही लेन देन का क्रय विक्रय का कार्य करती हैं। अब ये भी लॉन्ग टर्म होती हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करती हैं या लॉन्ग टर्म इश्यूज़ पे कार्य करती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, गौण बाज़ार जो होती है इसे स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, और इसमें भी जितनी भी सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय लेन देन होता है जो सेबी ने नियम बनाए हैं उनके अंतर्गत ही किया जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट ये हुआ। अब सेकेंडरी मार्केट को जानने के बाद आइए हम उनके फीचर्स को जानते हैं या उनकी विशेषताओं को जानते हैं कि सेकेंडरी मार्केट की क्या क्या विशेषताएं हैं। सेकेंडरी मार्केट की पहली विशेषता यह है कि ये तरलता उत्पन्न करती है। क्या करती है सेकेंडरी मार्केट में, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्या होता है, तुरंत तरलता मतलब नियर टू कैश, मतलब तुरंत जो भी सिक्योरिटीज़ है उसको तुरंत कैश में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट ये करती है कि जो भी सिक्योरिटीज़ है उसको तुरंत क्या करते हैं, लिक्विडेट कर करके कैश प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि यह
प्राथमिक बाजार के बाद आता है, बट ऑब्वियस है क्योंकि प्राथमिक बाजार में न्यू सिक्योरिटीज़ पर डीलिंग होती है, तो कोई भी सिक्योरिटी जिस पर पहली बार डीलिंग होगी या क्रय विक्रय होगा वो प्राइमरी मार्केट में होगा। उसके बाद जब दोबारा उस सिक्योरिटी पर डीलिंग होगी या दोबारा उस सिक्योरिटी पर क्रय विक्रय जैसी क्रियाएं होंगी तो वो कहाँ होंगी, फिर गौण बाजार या सेकेंडरी मार्केट में होगी। इसके बाद आता है, इसका एक विशेष स्थान होता है। हाँ जी, इसका बिल्कुल एक विशेष स्थान है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। भारत में 24 ऐसे स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनमें ये सभी कार्य किए जाते हैं और ये सरकार द्वारा क्या प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अंतिम जो इसकी विशेषता है वह है यह नए निवेश को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इट इनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है कि शेयर्स में, ठीक है, ऋण पत्रों में निवेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा आय उत्पन्न कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा आय के साधन उत्पन्न कर सकें। तो बच्चों, इस तरीके से हमने जो कैपिटल मार्केट का दूसरा एरिया था गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट, हमने उसको जाना और उसके फीचर्स को जाना। आइए अब इनके बाद हम दो डिफरेंसेस को जानेंगे। पहला डिफरेंस जानेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में अंतर, यानी प्राथमिक बाजार और गौण बाजार में अंतर, और दूसरा डिफरेंस हम जानेंगे मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर। आइए हम इन दोनों के बीच के अंतर को एक एक करके समझते हैं। प्राथमिक बाजार व द्वितीयक बाजार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अंतर का आधार पहला निर्गमन यानी इशू लेते हैं तो प्राथमिक बाजार में देखें तो इस बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है और द्वितीयक बाजार में इस बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं बल्कि पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरा अंतर का आधार क्रय विक्रय लें यानी बाइंग एंड सेलिंग। तो प्राथमिक बाजार में देखें तो प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों का क्रय कर सकते हैं और द्वितीयक में इनका क्रय भी होता है और विक्रय भी होता है। अंतर का आधार तीसरा पक्षकार यानी पार्टीज हैं। तो प्राइमरी मार्केट में इसमें प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी या मध्यस्थ तथा क्रेता पक्षकार होते हैं और सेकेंडरी मार्केट में ये इसमें केवल निवेशक ही आपस में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। चौथा अंतर का आधार मूल्य निर्धारण यानी प्राइस डिटर्मिनेशन लें तो प्राइमरी मार्केट में प्रतिभूतियों का मूल्य के प्रबंध द्वारा निर्धारित किया जाता है और द्वितीय बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट में प्रतिभूतियों का मूल्य प्रतिभूतियों की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। पांचवा अंतर का आधार विशेष स्थान यानी स्पेसिफाइड प्लेस लें तो प्राइमरी मार्केट में इस बाजार का कोई विशेष स्थान नहीं होता और सेकेंडरी मार्केट में इसका विशेष स्थान होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। छठवां अंतर का आधार पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन लें तो प्राइमरी मार्केट में यह प्रत्यक्ष पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है और सेकेंडरी मार्केट में यह अप्रत्यक्ष पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। सातवां अंतर का आधार व्यवहार का क्रम यानी सीक्वेंस ऑफ डीलिंग ले तो प्राइमरी मार्केट में इसमें व्यवहार गौण बाजार से पहले होता है और सेकेंडरी मार्केट में इसमें व्यवहार प्राथमिक बाजार के पश्चात होता है। आठवां अंतर का आधार अवधि यानी पीरियड लें तो प्राइमरी मार्केट में इसमें निवेश दीर्घकालीन होता है और सेकेंडरी मार्केट में इसमें निवेश अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा कभी कभी दीर्घकालीन भी हो सकता है। पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार में अंतर। अंतर का आधार पहला अर्थ लें यानी मीनिंग तो पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट का मीनिंग होगा इसका अभिप्राय ऐसे बाजार से है जो दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है और मुद्रा बाजार का अभिप्राय ऐसे बाजार से है
जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। अब अगर दूसरा अंतर का आधार प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट लें, तो पूंजी बाजार में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होंगे? समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड, विनिवेश पत्र इत्यादि। और मुद्रा बाजार में मांग पत्र, खजाना बिल, वाणिज्य बिल, कमर्शियल पेपर, जमा प्रमाण पत्र इत्यादि। तीसरा अंतर का आधार भागीदार यानी पार्टिसिपेंट्स लें, तो पूंजी बाजार में वित्तीय संस्थाएं, बैंक, कंपनियां, विदेशी निवेशक तथा साधारण जनता। और मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय कंपनियां इसके मुख्य भागीदार होते हैं। चौथा अंतर का आधार विनियोग राशि यानी इन्वेस्टमेंट आउटले लें, तो कैपिटल मार्केट अगर देखते हैं तो प्रायः इन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य जो होता है कम होता है, जैसे 10 रुपए से या 100 रुपए इत्यादि। और मुद्रा बाजार में ये प्रपत्र अधिक राशि के होते हैं, जैसे अल्प सूचना ऋण की न्यूनतम राशि 10 करोड़ रुपए है। अवधि लें अगर पांचवा अंतर का आधार यानी ड्यूरेशन, तो पूंजी बाजार में देखें तो यह दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है जिनकी 1 वर्ष से अधिक की अवधि होती है। और मुद्रा बाजार यह अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है जिनकी अवधि 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की होती है। तरलता यानी लिक्विडिटी अगर अगला अंतर का आधार लें, तो अगर हम कैपिटल मार्केट में देखते हैं तो कैपिटल मार्केट में केवल अधिक क्रय विक्रय वाली प्रतिभूतियां के लिए ही तैयार बाजार उपलब्ध होता है, अतः सभी कंपनियों को प्रतिभूतियों में तरलता की कोई गारंटी नहीं होती। और उसी तरह अगर हम मनी मार्केट में तरलता को समझें तो इस बाजार में तरलता की औपचारिक व्यवस्था की जाती है। इस उद्देश्य डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। यह संस्था मुद्रा बाजार प्रलेखों को तैयार बाजार उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, अतः इस बाजार में अधिकतम तरलता रहती है। सातवां अंतर का आधार जोखिम यानी रिस्क है, तो अगर हम कैपिटल मार्केट में देखें तो इस बाजार में हर तरह की कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, अधिक जोखिम रहती है। और अगर हम मनी मार्केट में देखें तो इस बाजार में सरकार, वित्तीय संस्थाएं तथा अच्छी स्थिति वाली कंपनियों के प्रपत्रों का क्रय विक्रय होता है, अतः यहाँ कम जोखिम होता है। अंतिम अंतर का आधार हम लेते हैं संभावित आय, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कैपिटल मार्केट में हम देखते हैं तो इस बाजार में प्रपत्र प्रायः लाभांश, पूंजी लाभ तथा बोनस अंशों के रूप में अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित करते हैं। और उसी तरह अगर हम मनी मार्केट में देखें तो इस बाजार में प्रपत्र अल्पावधि के होने के कारण प्रायः कम आय अर्जित करने वाले होते हैं। बच्चों, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक फोटो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की, जो उन 24 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। ठीक है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज, जो अक्सर आप टीवी पर देखते हैं न्यूज़ के दौरान, जहाँ पे आप देखते हैं कि शेयर्स ऊपर और नीचे जाते हैं, मतलब उनका जो कॉस्ट है क्रय और विक्रय का वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कभी कभी सोने का भी आप देखते हैं, सोने की कीमतों में बढ़ावा हो गया या उसकी कीमतें घट गई। तो इस तरीके से आप शेयर बाज़ार में जो स्टॉक एक्सचेंज की जितने भी डेटा अवेलेबल होते हैं वो आपको समटाइम्स जो है न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखाई देती हैं। अब हम शेयर बाज़ार को जानें तो शेयर बाज़ार क्या होता है। देखिए बच्चों, किसी भी देश का जो औद्योगिक परिस्थिति है या किसी भी देश के उद्योग जितने मजबूत होंगे उससे यह डिफाइन किया जा सकता है या परिभाषित किया जा सकता है कि उस देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। ठीक है, अब जो शेयर बाज़ार होते हैं उनमें अंशों का या ऋण पत्रों का यानी सिक्योरिटीज़ का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि शेयर बाज़ार के अंशों के मूल्यों का रुझान जो होता है
ठीक है। अगर उनकी जानकारी प्राप्त करनी होती है तो वो कहाँ से प्राप्त होगी? वो प्राप्त होगी शेयर बाजार सूचकांक से प्राप्त होगी, जो कि अक्सर आप टीवी पर देखते हैं, ठीक है। अब शेयर बाजार को कैसे समझ सकते हैं? शेयर बाजार जो होता है उसमें जितना ही औद्योगिक विकास होता है उससे स्पष्ट ये होता है कि देश का आर्थिक विकास कितना है, या देश आर्थिक रूप से कितना स्ट्रॉन्ग है, या उसकी पोजीशन कितनी मजबूत है। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो शेयर बाजार है वो औद्योगिक विकास का एक दर्पण होता है, जो कि यह स्पष्ट करता है कि हमारा देश या जिस भी देश का वह शेयर बाजार है उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे देश में 24 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें मैंने आपको एक मुंबई का उदाहरण भी दिया। और ये कुछ लिस्ट हैं 24 स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है जो कि देश के आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं या बाजार के सूचकांक को दर्शाते हैं। आइए अब हम इसके बाद देखते हैं कि शेयर बाजार का अर्थ क्या है। ये क्या होता है? एक संगठित बाजार होता है जहां पर सिक्योरिटीज़ को क्रय या विक्रय किया जाता है। अब ये सिक्योरिटीज़ को जब क्रय या विक्रय किया जाता है तो ये लेस रिस्की होता है, क्योंकि जो सेबी ने गाइडलाइंस बनाई हैं उस गाइडलाइंस के नियमों या शेयर बाजार खुद अपने नियमों या उप नियमों का पालन करते हुए वो क्रय विक्रय को आगे बढ़ने देता है या उस प्रोसीजर को आगे बढ़ने देता है। इसके बाद हम शेयर बाजार की परिभाषाओं को समझते हैं या शेयर बाजार को और अच्छी तरीके से परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं 2 परिभाषाएं, और ये परिभाषाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली परिभाषा हम देख रहे हैं सर पॉयले के अनुसार, शेयर बाजार वे बाजार स्थल हैं जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोग अथवा स्टेट के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरी परिभाषा जो है वो कुछ इस प्रकार है, जो कि प्रतिभूति प्रसंविदा अधिनियम 1956 के तहत है। उसके तहत शेयर बाजार का आशय व्यक्तियों के सम्मिलित अथवा असम्मिलित संस्था से है, जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या उनमें व्यवहार करने के व्यवसाय में सहायता नियमित अथवा नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जाती है। तो बच्चों, इन दोनों परिभाषाओं से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो शेयर बाजार है वह ऐसा संगठन है जहां पर सिक्योरिटीज़ का जो क्रय विक्रय होता है वह तभी पॉसिबल है जब उनका क्रय विक्रय जो स्टॉक एक्सचेंज ने जो नियम या उप नियम बनाए हैं उनके साथ ही हो, ठीक है। मतलब उन नियमों का पालन करते हुए ही किया जा सकता है। अब हमने स्टॉक एक्सचेंज समझ लिया। स्टॉक एक्सचेंज को समझने के बाद आइए हम उनके कुछ फीचर्स को जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो शेयर बाजार की हैं। शेयर बाजार की कुछ विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली बात कहता है ये संगठित बाजार है, यानी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अब जब हम ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात कर रहे हैं तो बच्चों, जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन समझा था, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? प्लानिंग होती, कंट्रोलिंग होती, सब कुछ होता है। तो उसी तरीके से इस बाज़ार में ऐसे कई लोग होते हैं और उनका नियंत्रण होता है, और उस नियंत्रण के साथ ही यहाँ पर क्रय विक्रय सिक्योरिटीज़ का किया जाता है, ठीक है। उन सिक्योरिटीज़ के क्रय विक्रय करने में कई लोग सम्मिलित होते हैं, साथ ही साथ कई नियम और उपनियम बने होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे उस समय बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करता है वो प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग पर बिलीव करता है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पहले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं उस पर काम करता है, तभी वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। उसी तरह शेयर बाजार जो होता है एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है, उसमें भी कुछ नियम उपनियम बने होते हैं जिसको फॉलो करते हुए प्लानिंग होती है और उसके बाद नियंत्रण होता है, और तब वहाँ पे क्रय विक्रय पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा फीचर है वो कहता है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्गमित
प्रतिभूतियों में व्यवहार होता है। डील इन सिक्योरिटीज इशूड बाय वेरियस कंसर्न, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है। अब कौन कौन सी संस्थाएं? प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, शासकीय या अर्धशासकीय संस्थाएं भी हो सकती हैं। ये सारी संस्थाएं क्या करती हैं? प्रतिभूतियों में व्यवहार करती हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है तीसरे फीचर की। तीसरा फीचर कहता है केवल अधिकृत सदस्यों द्वारा व्यवहार किया जाता है। डीलिंग ओनली थ्रू ऑथराइज्ड पीपल, मतलब यहाँ पर अगर किसी बाह्य व्यक्ति को सिक्योरिटीज़ में निवेश करना है या उसका क्रय विक्रय करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो पहले से अधिकृत सदस्य हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है? उस डीलिंग में आ सकता है या स्टॉक एक्सचेंज में अपने सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकता है? उनका क्रय विक्रय कर सकता है। इसके बाद बात आती है नियमों एवं उपनियमों का पालन करना। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उनके खुद के नियम और उपनियम होते हैं, उन्हीं को फॉलो करने के बाद ही यहाँ पे क्रय विक्रय की क्रियाएं पॉसिबल हैं। उसके बाद अंतिम जो इसका फीचर है वो है गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? उन सभी सिक्योरिटीज़ में डील करता है जो कि पहले से निर्गमित हो चुकी हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट किस में डील करता है? पहली बार जो न्यू इश्यूज आते हैं या जो न्यू सिक्योरिटीज आती हैं उसमें डील करती हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने स्टॉक एक्सचेंज को जाना और उनके फीचर्स को जाना। आइए अब हम इनके फंक्शंस को समझते हैं।